विजय विजय जी, किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर होगा। जो कानून बिल से नाराजगी थी किसानों की, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की बात इस बजट में की गई है, फायदेमंद नहीं सरकार के लिए, किसानों के लिए? देखिए, किसानों को खुश करने के लिए सरकार की मजबूरी भी है और पिछले 2-3 सालों से आपने देखा है कि धान की खरीद है या गेहूं की खरीद है उसके पिछले सालों के मुताबिक ज़्यादा रही है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन किसान जो कह रहे हैं कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए, क्या किसान अब ज़्यादा खरीद से खुश हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे, या किसानों को इस बात की आश्वस्ति मिल जाएगी कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लूं, आश्वस्ति मिल जाएगी कि सुनिश्चित कर दिया गया है एमएसपी को, क्या इस बात से राहत मिल जाएगी? किसानों के ऊपर तो हमने बात की, अर्बन पुअर की बात, ये कहा जा रहा था कि मनरेगा जैसी कोई गारंटीड रोजगार की बात इस बजट में जरूर की जाएगी। नहीं है, जिन क्षेत्रों में हमने आगे तक दूरगामी विचार नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि जो क्रमवार जो एक वित्तीय प्रबंधन होता है, उस बात के लिए वित्त मंत्री का अभिनंदन। सर, विपक्ष का लेकिन ये कहना है कि डिफेंस की बात उसमें नहीं थी, क्रिप्टो करेंसी की जो बात है उसको कहा गया कि ये सब तमाम लॉलीपॉप जैसी चीजें। मुझे लगता है कि कहने के लिए अब कुछ है नहीं विपक्ष के पास। सर, खेल व्हाट्सएप कमेंट है। तो प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे और प्रहलाद जोशी का यह कहना है कि विपक्ष के पास कुछ है नहीं। अक्कू जी, अपनी बात पूरी। मेरा एक और मानना था कि जो उस पर पहले भी चर्चा हो रही थी, सुब्रमण्यम स्वामी जो कहते रहे हैं कि खर्च पर टैक्स लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। पता नहीं इस बात को सरकार बहुत क्यों नहीं गंभीरता से ले रही थी। अगर ये होता तो शायद ज्यादा तेजी से पैसे का फ्लो होता। ठीक है, मैं रुबिका का रुख कर लेती हूँ। रुबिका, देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये कहना है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी इसको ऐतिहासिक बजट कह रही है, ड्रीम बजट कह रही है। और इसीलिए यहाँ कुछ किसान हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। किसानों से ये जानना जरूरी है कि उनके लिए इस बजट में मोदी सरकार ने क्या दिया है। लेकिन जयंत सिन्हा क्या कह रहे हैं, प्रशांत मेरे सहयोगी ने बातचीत की है, पूर्व वित्त राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं इस बजट के बारे में, सुनते हैं। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बजट को? सर, बहुत ही बढ़िया प्रो ग्रोथ बजट आया है और माननीय वित्त मंत्री जी में इसमें 3 मुख्य बातों पे उन्होंने जोर दिया है। पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने निवेश को बढ़ोतरी हम लोगों ने दी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से निवेश में बढ़ोतरी दी है। जहां पहले 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा था, इस बार 7.5 लाख करोड़ का है और इससे रोजगार का सृजन होगा और राज्यों को भी बहुत साधन मिलेंगे जिसके द्वारा वो निवेश कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को जो एनर्जी ट्रांजिशन, सस्टेनेबिलिटी यानी इकोनॉमी की ग्रीनिंग के लिए जो हम लोगों को काम करना था, उसके लिए भी बहुत प्रोत्साहन दिया गया है, तो ये भी अच्छा काम किया गया है। और तीसरा मामला जो है वो यह है कि हम लोगों ने जो सब हमने कहा था कि हमारे नीतियों में एक स्थिरता रहेगी, एक स्टेबिलिटी रहेगी, वो नीतियों में स्थिरता रही है। बहुत नए चीज़ें भी आई हैं, लेकिन जो हमारी प्राथमिकताओं थी उनको हम लोगों को एक नई गति दी है, उनको नया हम लोगों ने एक जोड़ दिया। 2 चिंताएं रही है सर, एक तो बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। इकोनॉमिक सर्वे में भी उसकी बात की गई थी। क्या आपको लगता है कि बजट में इस तरह के प्रावधान हैं कि दोनों पर काबू पाया सके और बेरोजगारी कम हो सके? दोनों विषयों पे बहुत ही उम्दा काम किया गया है। बेरोजगारी में जैसे मैंने कहा, क्योंकि निवेश को प्राथमिकता दी गई है, जब निवेश की प्राथमिकता दी जाती है, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, फैक्ट्रियों को खड़ा किया जाता है, तो रोजगार का सृजन भी होता है। इसमें जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, PLI, वो उसके लिए भी 2 लाख करोड़ दिया गया है। 14 PLI स्कीम्स हैं और जैसे उन्होंने कहा कि 60 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, तो रोजगार का सृजन इस निवेश के द्वारा तो बहुत उम्दा तरीके से किया गया। और जो मैंने पहले ही कहा कि नीतियों में जो स्थिरता है, जो पॉलिसी स्टेबिलिटी है, महंगाई को कोई इसके द्वारा प्रोत्साहन नहीं मिला है, तो महंगाई पे भी काबू इस। लेकिन हमारे जैसे वेतनभोगी तो कई लोग नाराज होंगे, निराश होंगे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है निराश होने के लिए, क्योंकि जो पहले जो आप लोगों को राहत मिली हुई थी कि 5 लाख रुपए तक अगर आपकी तनख्वाह है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा लगभग, वो अभी भी जारी है। कुछ और उम्मीद लगाए हुए थे लोग? देखिए, उम्मीद तो रोजगार के लिए लोग लगाते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी है कमाई, रोजगार, और उस रोजगार के सृजन के लिए इस बजट में बहुत कुछ दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों की जो उम्मीद थी उस पर खरा उतरा है बजट, ये कहना है जयंत सिन्हा का। प्रशांत, ABP न्यूज़। जयंत सिन्हा को इस वक्त आप सुन रहे थे, प्रशांत मेरे सहयोगी बात कर रहे थे। और ये देखिए, जलेबी
जलेबी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ चाशनी में डुबोकर हमने रखी थी, लेकिन क्या 90 मिनट के उस भाषण में जलेबी और जलेबी की चाशनी पहुंच पाई है? कुछ किसान नेता यहाँ पर बने हुए हैं और दो अलग अलग धड़े हैं। बीकेयू के भगत सिंह, अंकित ने बात की है। पहले अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं और उसके बाद किसान नेताओं से होगी बात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अश्विनी चौबे जी। अश्विनी जी, जो बजट पेश किया गया है, विपक्ष कह रहा है कि कॉर्पोरेट को राहत दी गई है, आम आदमी सैलरी क्लास को कुछ मिला ही नहीं। देखिए विपक्ष क्या कह रही है, विपक्ष को एक ऐसा चश्मा पहनना पड़ेगा जिसमें सब कुछ दिखाई पड़े। ये बजट पूरी तरह से भारत का आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के कालखंड का ये अमृत बजट है और ये समुद्र मंथन से जो अमृत निकला है उस प्रकार का ये बजट है। आपकी जानकारी के लिए कि आज का बजट आम आदमी के अनुरूप है। किसी भी हालत में प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनने का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र पर आधारित यह बजट है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, विशेष करके किसान वर्गों का, लघु उद्यमियों का, व्यापारियों का, इन सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। और मुझे लगता है कि इस कोरोना के विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी हमने आर्थिक मजबूती कैसे देश का प्रदान हो और देश का विकास कैसे प्रगतिशील हो, हमने उस पर भी ख्याल रखा है। बीच में सवाल एक और पूरी तरह से डिजिटल इंडिया का कमाल, डिजिटल विश्वविद्यालय भी खोलने का हमारे सरकार, डिजिटल करेंसी का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इसके साथ में करेंसी को भी इसके साथ में एक सवाल भी उठ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स, क्या क्रिप्टो करेंसी को इस तरह से लीगलाइज नहीं किया कर रही है सरकार? 30% टैक्स लगाने की बात कही क्रिप्टो करेंसी पर भी, तो इससे तो जो है उसको भी लीगलाइज कर रही है। नहीं, देखिए जिस प्रकार से आपने क्रिप्टो करेंसी की बात कही है, उसको लीगलाइज करने की बात जो सरकार ने, ऐसा नहीं बल्कि पूरी तरह से डिजिटल को, जिस प्रकार से हम डिजिटल करेंसी की ओर हम एक क्रांतिकारी कदम हमारा है, और इस क्रांतिकारी कदम को बढ़ाने में और इसके लिए सरकार की जो देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो काफी मजबूत है। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को आप सुन रहे थे और सामने दिख रही है आपको हरी भरी सब्जियां। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। गंगा किनारे 5 किलोमीटर में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। एमएसपी का ट्रांसफर सीधा जो है आपके खाते में किया जाएगा। और वो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है उसमें सिलेबस पूरी तरीके से बदल दिए जाएंगे ताकि कम लागत से जो है वो फसलें उगाई जा सके। ऐसे में क्या सोचता है देश का किसान, ये जानने के लिए हमारे पास बीकेयू भारतीय किसान यूनियन भानु के भगत सिंह जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैसा लगा बजट किसानों के लिए? क्या थोड़ा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि बात डिजिटल की हुई, लेकिन सबसे पहले तो ये सोचे जाए कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है या नहीं गाँव में, जहाँ पर खेत हैं वहाँ पर सिंचाई सही तरीके से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर बिजली पूर्ति होगी तो तभी तो डिजिटल होगा, अगर बिजली कट ऑफ होती रहेंगी तो डिजिटल क्या होगा। दूसरी बात, किसानों के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जहां पर भी बात की जाए वो भी कम है, लेकिन सबसे पहले धरातल पर पहुंचा जाएगा, धरातल से देखा जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पर फायदा। तो निराश हो गए आप? आपको पसंद नहीं आया बजट का कोई भी हिस्सा किसान को लेकर? नहीं, किसानों को लेकर मुझे पसंद इतना नहीं आया, क्योंकि जो होना चाहिए था, हमारी कोशिश थी कि बहुत अच्छा तरीके से किसानों के बारे में सोचा जाएगा। किसानों के दो धड़े हैं, दो धड़े। वो पीछे जो सब्जियां रखी हुई हैं उस सब्जी का कोई स्वाद नहीं आने वाला है, ना किसानों को, ना किसानों से खरीदने वाले तमाम आम आदमियों को। सब्जी का स्वाद तो तब आएगा ना जब सब्जी के लिए एक सही तरीके से मूल्य तैयार होगा, क्योंकि जो किसान सब्जी बेचता है उससे पूछो जाकर। लेकिन कह रहे हैं रिकॉर्ड जो है एमएसपी पर खरीदारी होगी, सरकार रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी करेगी। आश्वासन दिए जाते हैं, आश्वासन आज भी दिया गया है और आश्वासन बाद में भी दिए जाएंगे। कई बार आश्वासन दिए जाते हैं और आश्वासन हर बार सफल नहीं होते। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों के साथ साथ जो हमारे जो एजुकेशन का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से है। बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में पिस कर रह गए हैं, अभी तक स्कूल नहीं खुल पाए हैं। और जब ऑनलाइन में भी बहुत सारी, डिजिटल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऑफलाइन बच्चों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं धरातल पर वो काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, दो धड़े हैं यहाँ किसान नेताओं के, या किसान ये जो अलग अलग उनके अपने अपने
खित्ते और अपने अपने एरियाज हैं, उसमें दो धड़े किसान नेताओं के, एक तो ये बीकेयू भानु आपके सामने, और मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है अखिलेश के साथ भी मौजूद है संयुक्त किसान मोर्चा जो है उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव। एक ही चैप्टर पर कह दूं मैं अखिलेश, इस वक्त दोनों नजर आएंगे क्योंकि यहाँ भानु प्रताप जो हैं उनके खेमे वाले भी कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए हैं। नहीं, आप सही कह रही है रूबिका। मेरे साथ पवन खटाना यहाँ पर हैं। इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में कितने नंबर दीजिएगा? सरकार ही दे देगी अपने आप नंबर, और ले लेना। इनके जितने सांसद है सब नंबर ही तो देंगे, हमसे भी नंबर ले लोगे तो फिर क्या रह जाएगा हम पे। 28% ट्रैक्टर के टायर पर जीएसटी लगती है, और मर्सिडीज गाड़ी की टायर पे भी 28% जीएसटी लगती है। क्या है किसान के लिए? ये किसान के लिए कहते हैं 2,37,000 करोड़ का बजट लेके आ रहे हैं। 12 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की फसल तैयार करता है किसान। कौन खरीदेगा उसे? क्या देश का किसान फसल उगाने तक की है बस? उसको खरीदारी की सरकार को जिम्मेदारी नहीं है क्या? देखिए क्या क्या बातें कही गई। ऑर्गेनिक खेती पर जोर है, खेती की लागत कम की जाएगी, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की बात की जा रही है, गेहूं धान खरीद के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। उसमें प्रयागराज में कम से कम 1000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़े हैं, उन्हें खरीदवा दो। 1000 के रेट में धान फेंकने के लिए किसान तैयार खड़ा है। 2000 एमएसपी। क्या है एमएसपी? जिस एमएसपी को बोलने से उस पर खरीदारी नहीं होती हो, और जहां चुनाव चल रहा हो तब ना हो, तो फिर क्या होगा? ये बड़ी बात है। देखिए चुनाव से इसे जोड़ा जा रहा है। शिवम त्यागी जी, चुनाव भी जो है वो स्टेबल रही, वहीं दूसरी ओर गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। और मैं मानता हूं कि इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला ये बजट है। तो इस वक्त एक बड़ा सवाल और भी है। किसानों की तो बात हो रही है, रविशंकर प्रसाद से बात की हमारे सहयोगी ने, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। सर, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? शशि थरूर ने अभी कुछ देर पहले कहा कि गीला पटाखा है, कोई आवाज नहीं है इस बजट में। ऐसा है, इस बजट को अगर आप देखेंगे तो भारत के भविष्य का रोड मैप है आर्थिक विकास का। 5 चीजें आइडेंटिफाई की गई हैं, और पूंजी निवेश, भारत की इकोनॉमी की अंदर की मजबूती की। आज जनवरी 22 में 1,40,000 करोड़ जीएसटी आता है। गरीबों को खाना खिलाया कोरोना में 80 करोड़ से लोगों को। किसानों की चिंता करते हैं, और इसके बावजूद पूंजी निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और एक टैक्स नहीं बढ़ाया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक टैक्स नहीं बढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है ना। और बाकी आप देखें, पूर्व आईटी मंत्री के रूप में जो देश के इकोनॉमी को डिजिटाइज किया जा रहा है, वो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। और एनवायरनमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बॉन्डिंग की बात हो, तो ये भारत को 9% प्लस ग्रोथ रेट पर ले जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने देश को एक प्रकार से अगुवाई में रोड मैप दिया है, ये उसको जरूर क्रियान्वित करेगा। बेरोजगारी की चिंता की गई है इसमें, क्या आपको लगता है? 60 लाख मैन्युफैक्चरिंग से लोगों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में लाखों लोगों को नौकरी मिली है नहीं मिली है? तो आप पूंजी निवेश होगा, मैन्युफैक्चरिंग हुई, तब तो रोजगार मिलेगा। और आपने देखिए ग्रामीण इकोनॉमी को ही मजबूत करने की कोशिश की गई है। अब जहां तक विपक्ष की बात है, उनको अपनी बात बोलने दीजिए। क्या समझते हैं कि वो बजट की तारीफ करेंगे? एक आखिरी सवाल, हम लोग यहाँ पर इतने लोग हैं, सैलरीड क्लास, वो तो बड़े निराश हुए हैं, उनको उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा इस बजट में। मैं एक ही बात कहूँगा, आप लोग का टैक्स बढ़ाया गया है क्या? अच्छा, बजट के कोरोना के 2 साल की पीड़ा के बावजूद बढ़ा है क्या? आप देखिए, गरीबों को खाना खिलाना, वैक्सीनेशन का काम करना, 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना, 91 करोड़ को सिंगल डोज, 66 करोड़ को डबल डोज, इसमें खर्चा होता कि नहीं होता है? और इसके बावजूद एक टैक्स नहीं बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, बजट में क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में वो बता रहे थे। लेकिन देखिए एक और बात है, नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, क्या उस समस्या को सरकार ने एड्रेस करने का काम इस बजट में किया है? आकाश जी मेरे साथ है। 60 लाख नौकरी की बात कही जा रही है, कहां से आएंगी नौकरियां? 20,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है। मेरे हिसाब से एक एग्जेम्पलरी मूव है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो हर लेवल पे जॉब जनरेशन करता है,
चाहे मजदूर हो, चाहे राजमिस्त्री हो, लकड़ी का मिस्त्री हो, पेंटर हो, प्लम्बर हो, हर लेवल पे, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, सबसे ज्यादा जॉब जनरेशन होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से। आई थिंक सबसे बड़ी अचीवमेंट इस बजट की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेजर थ्रस्ट दिया गया है। देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, हाईवेज बनेंगे, ट्रेन बनेगी, तो 60 लाख नौकरी आ जाएंगी इससे, 60 लाख। इसका जो है कैस्केडिंग इंपैक्ट पड़ेगा। डायरेक्टली मैं ये नहीं कह रहा कि जादू का पिटारा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट होगा, मैन्युफैक्चरिंग का बूम आएगा, और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा जॉब्स देता है। चाइना को सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग ने बनाया है। हम मैन्युफैक्चरिंग में इतने बड़े क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम मजबूत कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा, कैपिटल आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, डेफिनेटली इतनी नौकरियां जनरेट हो जाएंगी। चलिए, तो इनको लग रहा है कि इतनी नौकरियां आएंगी। 60 लाख नौकरियों की जब बात कही जा रही है इस बजट में, रूबिका, मेरे ख्याल से आप ई रिक्शा पर सवार हैं, कुछ कहना चाह रही हैं क्या? देखिए, इस वक्त मैं इलेक्ट्रिक कार में मौजूद, इलेक्ट्रिक कार नहीं है, बैटरी कार है, बैटरी कार्ट है जिसमें मौजूद हूं, और मैं चाहती हूं कि आप धीरे धीरे देखिए, जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तैयारी बजट के कवरेज की हमने कर रखी है। और ये देश का हाट है, देश का मेला है, जिसका अभी मैं आपको एक चक्कर लगवाकर एहसास करवा रही हूं कि किस क्षेत्र को क्या मिला है, क्या पसंद आ रहा है, क्या नापसंद आ रहा है। और मेडिकल क्षेत्र में, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के बीच में ये बजट पेश हुआ है, हर किसी को ये उम्मीद थी कि ये जिस तरीके का बजट होगा उसमें सबसे ज्यादा अगर राहत मिलेगी तो उन तमाम लोगों को मिलेगी। और एक बार घूम कर उस इलाके में आ गए जहां पर अखिलेश बाकी तमाम एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद हैं। फिर मैं आपको ये बता दूं, जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तैयारी हमने की हुई है, लेकिन क्या उन लोगों को वो खुशखबरी मिली है? क्या उन लोगों को वो राहत भरी खबर मिली है? हमने बैंड बाजे का भी पूरा यहाँ पर इंतजाम किया हुआ था, लेकिन सच्चाई ये है कि ना बैंड बज रहा है, ना बाजा बज रहा है। हाँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग जरूर हैं, मैं चाहूंगी रिक्शा वाले भैया को रोकिए जरा, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में क्या मिला है क्या नहीं, पेट्रोलियम सेक्टर में क्या मिला है क्या नहीं, इसका जरा हम लेखा जोखा आपके सामने रखना चाहते हैं। मैम, आप तो बच्चों को पढ़ाती हैं, डीपीएस की प्रिंसिपल हैं, आपके लिए कुछ खास था मोदी जी के इस बजट में? डिजिटल एजुकेशन के बारे में तो बहुत कुछ था, पर ट्रेडिशनल एजुकेशन की कोई बात नहीं करी गई। इतने सारे स्कूल्स हैं जो कि पैंडेमिक में बंद हो गए हैं, इतने सारे स्कूल ओनर्स ने सुसाइड किया है, तो जैसे एमएसएमईज को और स्टार्टअप्स को राहत मिली है, ऐसा स्कूल्स के लिए कुछ नहीं आया। और जो स्कूल्स हैं वो भी बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, टीचर्स होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होता है, उसके साथ साथ और भी एडमिन स्टाफ होता है। तो इतनी जब एम्प्लॉयमेंट स्कूल्स जनरेट करते हैं तो स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए बजट में जगह क्यों नहीं होती है? आप नाराज है इस चीज को लेकर? मैम, आप क्या कहेंगे? 2 साल से पेंडेमिक था और सब वेट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ मिरेकल होगा, लेकिन कुछ मिरेकल तो हुआ नहीं। अगर हम कहें तो यस ऑफ कोर्स, ये मैं जरूर कहूंगी कि जैसे फोन या चार्जर्स ये सस्ते कर दिए, या जो ई कंटेंट डेवलपमेंट की बात की जा रही है रीजनल लैंग्वेजेस में, वो जरूर मानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी जो फुलफिल नहीं हुई है इस बजट से। आपको लगता है आप ये नमकीन में नमक पड़ गया, या आप कहेंगी कि कड़वाहट ज्यादा है? थोड़ा कड़वाहट लग रहा है मुझे तो। आपको कड़वा लग रहा है? व्हाट अबाउट यू सर? देखिए, मैंने प्री बजट 2 चीज़ों के लिए कहा था। तो एक था कि जो लास्ट माइल तक जो बच्चे हैं उन तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचना, तो उसके लिए तो सरकार ने 2 ऐलान कर दिए कि एक तो मोबाइल फोन सस्ते कर दिए, दूसरे 5G नेटवर्क को बढ़ाया। दूसरी बात जो जीएसटी काउंसिल से मेरी उम्मीद थी कि शिक्षा या जितनी भी ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग है उन पर जीएसटी 18% से घटाया जाए, वो नहीं किया। पर आपके मंच से मैं उनसे अनुरोध करता हूं जीएसटी काउंसिल से कि वो इस जीएसटी को 18% से घटा के 5% पे लेके आएं। और पिछले साल के बजट में 3.1% था जीडीपी का एजुकेशन का बजट, तो वो अभी जब डिटेल डॉक्यूमेंट आएगा तो पता चलेगा कि वो अमाउंट बढ़ाया गया है या उतने ही रखा गया है, या उतना भी खर्च शायद इस साल नहीं हुआ है। और अभी भी देखिए, पढ़ाई लिखाई वहां पर एकदम जारी है, हर चीज की जानकारी जुटाई जा रही है। शोभना मेरी सहयोगी सर आपके पास आएगी और आपसे डिटेल में ये जानकारी लेने वाली है। लेकिन एक बात मैं ये बता दूं, पूरे बजट में फ्यूचर की बात हुई है, लेकिन प्रेजेंट को किस तरीके से डील किया जाएगा, आम आदमी को क्या मिल रहा है, पेट्रोल डीजल आप जानते हैं आसमान छू रहे हैं इसके दाम। और इसीलिए यहाँ पर हमारे साथ बंसल साहब भी मौजूद है जो डिटेल में आपको इस बारे में बताएंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं, क्या बाजार को पसंद नहीं आया बजट, इस पर होगी बात। लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज पर ये खास पेशकश। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।